तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10 यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसके हम एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों का पूर्णांक 70 नंबर का होगा और आपको टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट की मिलेगी। इसमें 2 खंड होंगे। खंड अ में आप लोगों को 20 अंक बहुविकल्पी होंगे जिसे आपको OMR शीट पर देना होगा और खंड ब में आप लोगों से 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके। और खंड ब में 5 ही प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड अ में 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिसे आपको OMR शीट पर देना होगा। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ओके। दो संख्याओं का LCM गुणे HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमें यहाँ पर LCM दिया है 60 के बराबर और HCF दिया है 3 के बराबर, यानी कि 3 गुणे 60 बराबर हमें दिया है। मान लेते हैं दी गई संख्या 12 है और B हमें ज्ञात करनी है। तो 12 पच्चीस 60, तो 5 बार चला गया और यहाँ पर 5 या 15 हो गया। तो यहाँ से B का मान हमें फाइंड हो गया 15। तो 15 इज राइट ऑप्शन हमारा आ गया। तो एग्जाम में आप लोगों को इसे लिखना नहीं है और फार्मूला अप्लाई हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो इस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आएंगे भी। ओके। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ओके। तो यहाँ पर शून्येतर परिमेय संख्या बोल रहा है। तो शून्येतर का मतलब अधिकतर लोग नहीं समझ पाते हैं। तो शून्येतर का मतलब ये होता है कि शून्य के अलावा बची हुई संख्या वो सभी शून्येतर संख्या कहलाती है। ओके। तो इसी प्रकार के यदि परिमेय संख्या में शून्य संख्या हटा दें तो उसे हम लोग शून्येतर परिमेय संख्या बोल देते हैं। तो शून्येतर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो हमसे कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या मान लेते हैं 5 है और एक अपरिमेय संख्या √2 है। आपस में गुणा कर देंगे तो 5√2 हो जाएगा, जो कि हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, जहाँ Q बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। ओके। तो यहाँ पर 5√2 को आप P/Q के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाती है। ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा का राइट ऑप्शन ए हो जाता है, सदैव अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम कह रहा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। केवल एक अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, दो हल। तो चलिए इसके सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हल करने में आप लोगों की परेशानी ना हो। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म से आया है। तो हम मान लेते हैं हमें दिया गया दो रेखीय समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा दिया है a2x + b2y + c2 = 0। अगर हम इन
हमारा ए बी सी जो दिया है इसका अनुपात की तुलना करके हम बता सकते हैं कि कोई रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पर अगर कोफिशिएंट की हम तुलना करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसे आप लोगों को याद रखना, अपरिमित रूप से अनेक हल। ओके, अगर यहीं पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर इक्वल टू नॉट होगा C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर तीसरा कंडीशन बनता है। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, तीन ही कंडीशन इसमें बनती है। और तीसरा है अगर A1/A2 बराबर इक्वल टू नॉट है B1/B2, C1/C2 जो भी हो इसको नहीं देखते हैं, तो इसका अद्वितीय हल होता है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। हमें कह रहा है कि x + 2y - 5 बराबर 0, तो x का गुणांक की तुलना करिए तो 1/4 आ जाएगा बराबर 2/8 आ जाएगा बराबर -5/- 20 आ जाएगा। तो यह सभी 1/4 1/4 हो गए, यानी कि सभी गुणांक आपस में बराबर है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर चौथे क्वेश्चन पर चले जाते हैं। हमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो यह हमारा रियल नंबर से आया है। बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है कि, तो एचसीएफ की बात हो रही है। अगर छोटी छोटी कहता तो एलसीएम की बात हो रही होती। तो हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो 70 और 125 से को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। तो वह हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भाज्य दिया है 70 और 125, इसके क्रमशः जो रिमाइंडर बच रहे हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमें बची हुई संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर 70 है, 70 में से हम 70 से वह बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करने पर शेषफल हमें 5 बच रहा है, तो इसे सेपरेट कर देंगे। इसी प्रकार से हमें 125 में से जब 125 में जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ए बढ़ता है, तो इसे सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर 65 आ जाएगा और यहाँ पर 8 सेपरेट कर देंगे तो 17 आ जाएगा, 117 आ गया। तो हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना आपको आता ही होगा। एचसीएफ ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है, पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है भागफल विधि। भागफल विधि में हम लोग न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके द्वारा हल करते हैं, और गुणनखंड विधि में ये जो तरीका है ये गुणनखंड ही विधि का है। तो हम यहाँ पर 13 से डिवाइड कर देते हैं तो 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117। तो हम यहाँ से भाज्य में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास 70 - 5 और 185 125 - 8 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर 65 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 117 आ जाएगा। ओके, तो हमें इसका इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के दो तरीके हैं, पहला तो है गुणनखंड विधि, दूसरा है भागफल विधि। भागफल विधि हमारा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते थे वही है, और किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम दी गई संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यह 13 से काटते हैं
13 पचे 65, तो यहाँ पर 65 को लिख सकते हैं 13 गुणे 5। इसी प्रकार से 117 को हम लिख सकते हैं 13 नामा 117, 13 गुणे 3 का वर्ग। यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन 13 है, तो इसका 13 ही HCF हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 70 और 125 को डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचता है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया होगा। अब HCF किसी भी विधि से याद कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से हल कीजिए। ओके, तो चलिए हम 5वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो हमें 3 के 5 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ये हमारा AP से आया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो हम इसे हल कर लेते हैं। हमें 5वां क्वेश्चन दिया है, हमें A बराबर 3 दिया है। इसे आप मैन्युअली भी हल कर सकते हैं जोड़कर, फिर भी हमें फार्मूला का प्रयोग करना है। एग्जाम के किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसान लगे। एक डाटा बड़ा हो जाता है तो आप इसे 3, 6, 9, 3 के गुणज 5 तक ऐड तो कर सकते हैं, तो बड़ा रहेगा तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए फार्मूला की अप्लाई कीजिए। A बराबर 3 दिया है और 3 के गुणज कर रहा है, तो सर्वांतर 3 हो जाएगा और n का मान हमें 5 दिया है। तो n पदों का योगफल हमारे पास पता है कि n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n का मान 5 है, 5/2 2 गुणे a का मान 3 है प्लस 5 -1 4 हो जाएगा और इंटू सर्वांतर डी है, इसे हल कर दीजिए। यह 6 हो जाएगा प्लस 5 को 20 हो जाएगा, गुणे में 5/2 है, 26 हो गया, 26 का आधा 13 हो गया और 13 गुणे 5 बराबर 60, 13 पचे 60। सॉरी, यहाँ पर 13 पचे 65 हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन आ गया सी वाला। ओके, सी इज राइट ऑप्शन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण ax² 2x² माइनस 4x प्लस 3 के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया है 4 विकल्प है। देखिए, हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, छठा वाला हमें मान लेते हैं कि हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इसके बारे में हमें तुलना करनी है। इसके बारे में हमें निष्कर्ष निकालना है कि मूल वास्तविक होंगे, विविक्य शून्य होगा या मूल काल्पनिक होंगे। तो इसके लिए हम d ज्ञात करते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का मान हमें दिया है, a बराबर हमें 2 दिया है, b बराबर -4 दिया है और c बराबर 3 दिया है। हम a² प्लस b प्लस c से तुलना करते हैं। ओके, तो b का मान -4 दिया है, वर्ग 16 हो जाएगा, -4 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। तो 4 दूना 8, 3 के 24। तो हमारा d लेस देन 0 है और -8 है। ओके, तो हमें कह रहा है कि दिए गए समीकरण का विविकर्ण शून्य से कम है। हाँ, शून्य से कम है। ये हमारा 5 फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि -8 है, -8 है तो ये शून्य से कम ही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि समीकरण की कोई मूल वास्तविक नहीं है। मूल तो हाँ सही है, अगर विविकर्ण नेगेटिव आ जाता है, अगर विविकर्ण नेगेटिव आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक हो जाते हैं। ये विविकता शून्य नहीं है, -8 है। चौथा कह रहा है मूल वास्तविक है, गलत है, मूल वास्तविक नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज ए राइट ऑप्शन। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि
हमारे पास ए ओ बी सी एक आयत है जिसमें 3 शीर्ष दिए हैं, विकर्ण ज्ञात करना है। सिंपल है, बहुत आसान है। हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास एक आयत है जिसके शीर्ष दिए हैं ए ओ बी सी। हमें ए दिया है 0,3 और हमें ओ दिया है 0,0 यानी मूल बिंदु पर है, और सी हमें बी दिया है 5,0। हम जानते ही हैं कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर हमें एक विकर्ण पता चल जाता है तो दूसरा विकर्ण ऑटोमेटिक ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमें ये विकर्ण फाइंड कर लेते हैं। तो एक बिंदु है 0,3, दूसरा बिंदु है 5,0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का स्क्वायर रूट बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। तो x2 रख दीजिए 5 माइनस 0 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। ओके, तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 34 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो 34 ही राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा। तो सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां है, यदि समीकरण x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, अगर उसका हमें एक मूल दिया है और दूसरा मूल फाइंड करने के लिए कह रहा है, या फिर कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर अगर हमें समीकरण में कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है और एक मूल दिया है, तो इसके लिए हम इस मूल को उस समीकरण में रख के 0 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि समीकरण के मूल समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर x² डायरेक्ट हम मान ही रख देते हैं। मान दिया है x बराबर 1/2, तो 1/2 का वर्ग कर दीजिए, 1/2 का वर्ग प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0 आ जाएगा। तो 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4, तो इसे सेपरेट कर देंगे तो -4/4 आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। तो -4/4 -1 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से k/2 बराबर 1 आ जाएगा राइट में, तो यहाँ से k बराबर 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे इसे हल किया। तो यहाँ पर 8वें का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हैं। यदि इनके संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दूसरा है, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हैं तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, यहाँ पर सी इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों राइट हैं। तो चलिए हम 10वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एक कोण समकोण है, वो कोण C है और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो C से जाने वाली माध्यिका की माप है। ओके, तो चलिए इसे भी हम हल कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि हमारे पास दिया गया त्रिभुज ABC है और दिया है कि AC बराबर 3 सेंटीमीटर है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो कर्ण होगा, ये कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा AC बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग।
4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 16 प्लस 9 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी कि कर्ण 5 है। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। ओके, तो बिंदु सी तो हमसे यहाँ पर कहा है कि बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु सी से अगर हम ए बी पर माध्यिका डालते हैं तो आपको पता ही होगा कि माध्यिका भुजा को बराबर भागों में बांटेगी। जब बराबर भागों में बांटेगी तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि माध्यिका की माप है, इसी की माप हमें पूछ लिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मान लेते हैं जो माध्यिका मिलाने वाला बिंदु है डी है, और यह माध्यिका की माप होती है DC बराबर कर्ण की आधी होती है AB/2। तो ये समकोण त्रिभुज में एक विशिष्ट नियम है जो कि थेल्स प्रमेय से प्रूव होता है कि अगर त्रिभुज के समकोण भुजा से सामने वाली भुजा पर माध्यिका डालते हैं तो माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। ओके, तो कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास है 5, तो 5/2 कर दीजिए तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये त्रिभुज यह जो है केंद्रक हो जाता है, जिसे अंतः केंद्र बोलते हैं, तीनों शीर्षों से होकर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, और इस थ्योरम को आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 11 वाले क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान है। तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान बताना है, और दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमें 1 दिया है। ओके, तो अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab हो जाएगा, क्योंकि a का वर्ग माइनस b का वर्ग रूप बन रहा है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1 किया जाएगा। ओके, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह 1 कट जाएंगे, तो यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 0 हमें फाइंड हो गया। और हमें क्वेश्चन में याद करना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान, तो हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस b का वर्ग -2ab। मैंने इसे फार्मूले को अप्लाई किया है, तो इसका मान तो 1 हो गया माइनस, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि अगर हम इसे 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं तो यह हो जाएगा 1/2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का वर्ग, और इसका मान 0 के बराबर है, यानी कि यह 0 हो गया। 0 गुणा 1/2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन 1 आ जाता है। ओके, तो 1 इज ए राइट ऑप्शन गिवन क्वेश्चन।
आप सिंपली यहाँ से भी याद कर सकते थे। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तभी संभव है जब या तो cos थीटा 0 हो या तो sin थीटा 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो sin थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। अगर सॉरी sin थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। sin 0 का मान 0 होता है। चूँकि न्यून कोण तो कहा नहीं है, अब कोई भी कोण ले सकते हैं। और cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आप इन दोनों एंगल में से कोई भी एंगल अप्लाई करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। मान लेते हैं थीटा बराबर 0 अंश लेते हैं तो यहाँ से साइन स्क्वायर 0 साइन की पावर 4 4 इंटू साइन की पावर 4 0 अंश प्लस कास की पावर 4 0 अंश। तो साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा और कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 4 करेंगे तब भी 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार जब 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 19 का मान 1 होता है और 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा। और काश 90 अंश का मान 0 होता है, 0 की पावर 4 करेंगे तो 0 ही होगा। इसी प्रकार से 1 + 0 बराबर 1 ही होगा। ठीक है, तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से हल करिए। हालांकि आपको यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है तो आप इसे माइंड में कैलकुलेट करिए। जहाँ तक संभव हो टाइम बचाने का प्रयास करिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। ओके, तो अगर आपको 100 में 100 स्कोर करना है तो टिप्स है। तो चलिए हम 12वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 12वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो sin 2a बराबर 2 sin a हमें इसे बराबर करना है। तो sin 2a बराबर हम जानते हैं कि यह होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। तो 2 से कट गया, sin से कट गया तो cos थीटा बराबर 1 हो गया। तो cos 45 अंश का मान 1 होता है तो सी इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आपको त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी तो याद होगी, नहीं होगी तो हल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आपके पास टाइम भी है, याद भी कर सकते हैं। याद करने का तरीका मैंने शायद वीडियो में बताया है, त्रिकोणमिति वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वें क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है। ओके, तो हमें ज्ञात करना है कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, तो हमें tan थीटा का मान दिया है, यानी कि tan थीटा बराबर दिया है 3/4। तो हमें इसे tan थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है। ओके, आप सिंपली यहाँ पर tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। तो 4 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा आ जाएगा। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं और यहाँ पर इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि आप अंश और हर में cos थीटा डिवाइड कर दीजिए तो यह हो जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 बटे 4 tan थीटा प्लस 1। अब tan थीटा का मान 3/4 दिया है तो इसे रख दीजिए। 4 गुणे 3/4 माइनस 1 बटे 4 गुणे 3/4 प्लस 1। तो 4 से कट गया तो मान आ गया 2/4 यानी कि 1/2। 1/2 इज ए राइट ऑप्शन। तो सी इज ए करेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है और इसमें हमसे कह रहा है कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर sec थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा दिया है, यानी कि हमें इसे sec थीटा प्लस tan थीटा को
साइन थीटा और कॉस थीटा में हमें पहले कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा हमें दिया ही है। तो यहाँ से हमारा हर जो है समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया और हमें गुणा में दिया है 1 माइनस साइन थीटा। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमें कॉस थीटा से डिवाइड करना है तो बराबर कॉस थीटा ही आएगा। तो कॉस थीटा इज ए राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। तो हमें यहाँ पर 15वें क्वेश्चन पर आ गए हैं और 15वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 में हम पाई r स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। ओके, फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए हम यहाँ पर बढ़ जाते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। तो यहाँ पर सुराही की बात कर रहा है। तो सुराही हमारा नीचे क्या होता है, बेलनाकार होता है और ऊपर हमारा कुछ नीचे गोला होता है और ऊपर इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो बेलन और गोला का संयोजन होता है। फर्स्ट इज ए करेक्ट। हमें 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य है। हमें विषम संख्या का माध्य याद करना, तो 1 से 10 तक विषम संख्या क्या होती है, 1 से 10 तक विषम संख्या हमारी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ओके, तो यह विषम धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए इसे, तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 और माध्य याद करना है तो संख्याओं का एक भर बटे संख्याओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5 ही हो जाएगा। ओके, तो 5 इज ए राइट ऑप्शन। चलिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। आपको एक सूत्र होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के विषम का योगफल, अगर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 5 संख्या है, अगर यहाँ 5 का वर्ग कर देते हैं तो यह 25 के बराबर आ गया। 25 प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल आ गया। ओके, तो हमें कह रहा है कि माध्य याद करना है, तो यानी कि n स्क्वायर में हमें n से डिवाइड करना है तो n ही आ जाएगा, n का मान 5 है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। हमें माध्यिका याद करने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। जो भी तो बीच वाली संख्या होती है वही माध्यिका होती है। अगर माध्यिका यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका n/2 प्लस n/2 प्लस 1 संख्याओं का हम माध्य ले लेते हैं। यदि पदों की संख्या विषम है तो हमारी माध्यिका 1 प्लस n प्लस 1/2 होती है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारे पास आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6, यानी पदों की संख्या सम है। तो आंकड़े हमारे पास n/2 यानी कि तीसरा पद और चौथा पद हो जाएंगे। तो इसका हमें माध्य याद करना है, तो 16 प्लस 17/2 हो जाएगा। तो 16 17 33 हो गया, 33/2। तो 33 में 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली इसी प्रकार लिख दीजिए, तो हमारा सी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए हम 19वें क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमसे कह रहा है कि यदि
कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। ओके, तो 19वां क्वेश्चन, हम जानते हैं कि बहुलक बराबर होता है, इसे याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यह माध्यिका बहुलक में संबंध होता है। ठीक है, इसे याद रखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। ओके, तो हमें कहा गया है कि माध्य 27 और बहुलक 45 है। बहुलक 45 दिया है, हमें माध्यिका याद करनी है, माना माध्यिका यक्स है, -2 माध्य दिया है 27, तो हमें यक्स का मान फाइंड करना है। तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 45 प्लस 27 दूनी 54 होता है ना, तो 54 लिख दीजिए। तो 3x बराबर ऐड कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ओके, तो राइट ऑप्शन 33 आ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें टाइम को बचाना है क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं करना है। तो 20वां क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पासा फेंका जाता है, 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, जब अगर पासे फेंकते हैं तो वहाँ पर 6 संभावनाएं बन सकती है, या तो 1 आए, या तो 2 आए, या तो 3 आए, या तो 4 आए, दिखाई नहीं दे रहा है लगता है, या तो 5 आए, या तो 6 आए, या तो 7 कहाँ से आएगा, 6 तक की संभावनाएं बन सकती है। तो इसी में भी कह रहा है कि इसे हम सिंपल स्पेस बोल देते हैं, यानी कि यादृच्छिक परीक्षण। और यहाँ पर हमसे कह रहा है 3 से छोटी विषम संख्या, 3 के बराबर नहीं, 3 से छोटी, तो 3 से छोटी विषम संख्या 1 ही है। आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमें 1 ही दिखाई दे रहा है, कुल परिणाम 6 है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 1/6। तो यहाँ से हम लोगों ने खंड अ को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब चलिए हम खंड ब की ओर बढ़ते हैं। हमारा खंड ब है, खंड ब में 5 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप लोगों के 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन को कह रहा है कि तो खंड ब के पहले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में लिखना है, शब्दों में लिखना है, जो भी दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर हम किसी भी संख्या को उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं तो वह संख्या भाज्य होती है। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा। यदि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को भाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो वह संख्या भाज्य होती है। तो वह संख्या भाज्य होती है। अब दोस्तों आने वाले क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में टाइम कंज्यूम होगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बता देंगे, आप अपने माइंड में रख सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। ओके, अगर यदि हम किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो संख्या भाज्य होती है। तो हमें दी गई संख्या है 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7। ओके, तो हम इससे क्या ले सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, यदि 7 कॉमन कर दें तो इसमें से 3 गुणे 5 प्लस 1,
तो 5 या 15 एक 16 हो गया, तो 7 को हम 2 की पावर 4 कर सकते हैं। तो इसे हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। तो अतः यही एक भाज्य संख्या है। ओके, तो इसे जो है इस प्रकार से लिखना है। तो हमारा यहाँ पर क हुआ कंप्लीट। चलिए ख पर बढ़ जाते हैं। ओके, तो ख क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7/cot θ = 7/8 है, तो 1 + sin θ 1 - cos θ 1 + cos θ 1 - sin θ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 - sin θ × 1 - cos θ बराबर हो जाएगा 1 - sin² θ, क्योंकि एक कोष्ठक में a + b है, एक कोष्ठक में a - b है, तो a - b का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 1 - sin² θ आ जाएगा। इसी प्रकार से नीचे 1 - cos² θ आ जाएगा। अब 1 - sin² θ बराबर होता है cos² θ, नीचे 1 - cos² θ बराबर होता है sin² θ, बराबर हो जाएंगे cot² θ। हम जानते हैं कि cot θ का मान दिया है, तो यह बराबर हो जाएगा 49/81 इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो हम इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। अब चलिए ग को हम सॉल्व कर लेते हैं। ग हमें से कह रहा है कि 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है के संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एक घन दिया है, तो घन कुछ इस प्रकार